ही है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड्स। of alkenes, sorry, of alkenes। ठीक उसी में कंटिन्यूटी में चौथा मेथड आएगा, ये जो भी चल रहा था नंबरिंग। ठीक है, जो भी नंबरिंग तुम्हारी चल रही है, बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड्स। तो बेसिकली अगर हम कोई अल्काइल हाइड्राइड लेते हैं, पहले तो डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। डी का मतलब क्या होगा यहाँ पे? रिमूवल। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और हैलोजन तो मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो बेसिकली इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे? रिमूवल करेंगे किसकी? हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है और उसको तुम रिएक्ट कराते हो किसी बेस के साथ, रिएक्शन किसके साथ करवानी है? किसी बेस के साथ, तो तुम्हें मिलती है एल्कीन्स प्लस वाटर प्लस अगर तुम यहाँ पे जैसे KOH अल्कोहलिक लेते हो एज अ बेस, अगर तुम यहाँ पे KOH अल्कोहलिक लेते हो एज अ बेस, तो KX मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक, KOH ये है KOH अल्कोहलिक। KOH अल्कोहलिक, इसका मतलब KOH प्लस अल्कोहल। ठीक है, KOH अल्कोहलिक क्या होता है? KOH प्लस एनी अल्कोहल, जैसे KOH प्लस C2H5OH। इसकी जगह हम लोग सोडामाइड भी यूज कर सकते हैं। और कौन कौन से बेसिस हम यूज कर सकते हैं? सोडामाइड, सोडामाइड सोडामाइड होता है NaNH2। ठीक है, ये भी एक बेस का काम करता है, अच्छा बेस है। या फिर हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर मेनली एल्कोक्साइड आयंस। एल्कोक्साइड आयंस एल्कोक्साइड आयंस होते हैं आरोमाइंस, जैसे CH3O-, ETO-, इस तरीके के बेसिस हम यहाँ पे इस रिएक्शन में यूज करते हैं। बेसिकली तुमने करना क्या है? तुमने एक अल्काइल हाइड्राइड लेना है। अल्काइल हाइड्राइड क्या होता है? RX। ठीक, उसको रिएक्ट कराना है किसी बेस के साथ। बेसिस जनरली तुम्हें KOH अल्कोहलिक देखने को मिलेगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? एल्कीन्स, वाटर एंड KX। अभी रिएक्शन होती कैसे है? बेसिकली तुम्हारे पास मान लेते हैं ये अल्कीन है, इसको मैंने रिएक्ट कराया KOH अल्कोहलिक के साथ। ठीक, जिस कार्बन से हेलोजन लगा है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। जिस कार्बन से हेलोजन लगा है, देखो क्लोरीन हमारा इसी कार्बन से लगा था, तो उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड। टू विच हेलोजन इज अटैच्ड, उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, कार्बन नेक्स्ट टू अल्फा कार्बन, उसको हम बोलेंगे बीटा कार्बन। तो बेसिकली तुमने करना क्या है? अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, एंड अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड बनाना है।
अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड बना देना है। तो देखो, जिस कार्बन से हेलोजन लगा है वो हो गया अपना अल्फा कार्बन, उसका पड़ोसी कार्बन क्या हो गया, बीटा कार्बन। बीटा से हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, अल्फा से हेलोजन बाहर निकाल दिया, और अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड बना। पहले 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो 2 रह गए, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल गया है और अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड आ गया है। बाय प्रोडक्ट्स याद करने पड़ेंगे कि वाटर एंड केक्स। अगेन बाय प्रोडक्ट्स लिखना कंपल्सरी नहीं होगा, ठीक है। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? करो। बेसिकली अगर दोनों के दोनों मल्टीपल बीटा कार्बन हैं, जैसे ये वाला हम ले लेते हैं, इसको हम रिएक्ट कराते हैं KOH अल्कोहलिक। कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, KOH अलग लिख देते हैं, अल्कोहल अलग लिख देते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखो कि अगर KOH के साथ अल्कोहल है तो वो KOH अल्कोहलिक है। KOH अल्कोहलिक है तो हैलोजन बाहर जाएगा। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके पड़ोसी को बोलते हैं बीटा। तो यहाँ पे मल्टीपल बीटा कार्बन है, 2 पड़ोसी हैं। अल्फा के पड़ोसी को हम बीटा बोलेंगे, अल्फा के 2 पड़ोसी हैं, तो मल्टीपल बीटा कार्बन आर अवेलेबल। अगर मल्टीपल बीटा कार्बन अवेलेबल हैं तो ये चेक करो कि क्या वो सेम है या डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के देंगे, सेम है तो सेम प्रोडक्ट बना के देंगे। यहाँ पे तो ये दोनों कार्बन सेम है। कहने का मतलब ये है, चाहे तुम हाइड्रोजन इधर वाले बीटा से निकालो, चाहे तुम हाइड्रोजन दूसरे वाले बीटा से बाहर निकालो, प्रोडक्ट विल बी सेम, प्रोपीन ही बनेगा, ठीक है। तो दोनों कार्बन सेम थे तो प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, प्रोपीन। एंड बाय प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे अपने, KBr प्लस वाटर। लेकिन अगर मल्टीपल बीटा कार्बन हैं और वो अलग अलग हैं तो कैसे करना है वो समझो। अगर सेम है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर मल्टीपल बीटा कार्बन हैं एंड वो अलग अलग हैं, जैसे ये है, तो ब्रोमीन ले रहा हूं, ठीक। ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके पड़ोसी को हम क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। अब अगर मल्टीपल बीटा कार्बन हैं तो यहां से भी हाइड्रोजन बाहर जा सकता है, यहां से भी हाइड्रोजन बाहर जा सकता है, और अगर हम किसी से भी हाइड्रोजन बाहर निकालें तो प्रोडक्ट डिफरेंट मिल रहे हैं, तो अपने पास 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर मैं यहां से हाइड्रोजन बाहर निकाल देता हूं तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, वेयर अगर मैं दूसरे वाले से बाहर निकालता हूं, मतलब इस हाइड्रोजन को हम यूज नहीं करते, ये ऐसा कैसा ही रहने देते हैं, अगर हम इसको बाहर निकालते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। सच ही दोनों में से ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है, सेकंड। क्यों? सेकंड क्यों साक्षी? आप ही रीजन बता दो कौन से सही है। देखो, बेसिकली ये हमने जीओसी में किया था कि अगर एल्कीन्स की स्टेबिलिटी आपको कंपेयर करनी है तो पहले आप क्या करो, डबल बॉन्ड को सर्कल कर लो। डबल बॉन्ड को हमने सर्कल कर लिया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड को सर्कल कर लो। एल्कीन की स्टेबिलिटी जब भी कंपेयर करनी है तो एक ही तरीका है अपने पास, अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर स्टेबिलिटी। याद आया या नहीं? तो डबल बॉन्ड को हमने सर्कल कर लिया, उसके पड़ोसी वाले कार्बन को हम अल्फा बोलते थे, तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा,
ये भी अल्फा। इस पे 3 हाइड्रोजन है, इस पे भी 3 है और इस पे भी 3 है, तो देयर आर 9 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले में सिर्फ एक ही पड़ोसी है, उसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन इज देयर। तो ये वाला जो कंपाउंड है, दिस इज मोर स्टेबल एंड सेकंड वाला इज लेस स्टेबल। मोर स्टेबल वाले को हम बोलते हैं सिट्जेफ प्रोडक्ट। ध्यान से, मोर स्टेबल वाले को हम क्या बोलते हैं? सिट्जेफ प्रोडक्ट, SAYTZEFF, सिट्जेफ प्रोडक्ट। एंड लेस स्टेबल वाले को हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। दोबारा सुनो, डबल बॉन्ड को सर्कल कर लिया, अल्फा कार्बन चेक करो, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन हैं दे आर अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल को हम सिट्जेफ बोलते हैं, लेस स्टेबल वाले को हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। इस केस में जो सिट्जेफ है वो मेजर होता है और ये होता है माइनर। तो इन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन पहले तो ये पता होना चाहिए कि सिट्जेफ क्या है। सिट्जेफ प्रोडक्ट ये मेजर वाला नहीं है, थोड़ा चीजों में फर्क है। सिट्जेफ प्रोडक्ट क्या है? मोर स्टेबल एल्कीन को हम सिट्जेफ बोलते हैं। मोर स्टेबल एल्कीन को हम क्या बोलते हैं? सिट्जेफ। इस केस के अंदर सिट्जेफ मेजर है। इन दिस केस या जनरली सिट्जेफ इज मेजर। मेजर मतलब ज्यादा अमाउंट में बनता है, ठीक है। और हॉफमैन प्रोडक्ट क्या है? लेस स्टेबल एल्कीन। क्लियर? yes, करो नोट। तो जब हम इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलिटी कब चेक करते हैं? स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट बच्चे तभी लगता है जब आपके पास कार्बोकटायन हो, कार्बन आयन हो या कार्बन फ्री इंटरमीडिएट्स हो। बेसिकली इंटरमीडिएट्स के अंदर हम स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते थे यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन उसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट एकदम लास्ट में आता था। सबसे पहले तुमने एरोमेटिक कंपाउंड देखना होता है, एरोमेटिक के बाद सेकंड नंबर पे रेजोनेंस देखना होता है, रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव एकदम लास्ट में, ठीक। और मैंने प्लस साइड से अगर कोई कार्बोनाइल और कैटायन से किया है तो मैंने डायरेक्ट उसमें इंडक्टिव लगाया है। क्वेश्चन अगर कर रही थी तो आंसर गलत इंडक्टिव आएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगाया, मतलब तुमने उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगाया और इंडक्टिव लगाया सीधे। मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर सही आता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। मैंने खुद ही इंडक्टिव कराया है, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो मेरी रिकॉर्डिंग्स तो मैंने तुम्हें जब मैंने जीओसी कराया है तो मैंने यही कहा कि इंडक्टिव से कर लो, ठीक है। इंडक्टिव को मैंने ज्यादा प्रेफरेंस दी है ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि सब में इंडक्टिव इजीली अप्लाई हो जाता है। लेकिन असली में क्या होता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन की प्रेफरेंस ज्यादा होती है। एक आधा ही केस है जहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर कुछ और आ रहा होता है एंड इंडक्टिव से आंसर कुछ और आ रहा होता है, वो मैं अभी समझा देता हूँ कि कौन सा केस है। वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो बस मैं नोट्स जब याद करा था टेस्ट के लिए तब इंडक्टिव से ही हो रखे थे सारे क्वेश्चन। मेनली सीबीएसई एंड मेंस में जितने भी क्वेश्चन है मेंस तक में भी, वो सब इंडक्टिव से बड़ी इजीली सॉल्व हो जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन आज ही मेंस के पेपर में सुबह वाले में एक क्वेश्चन आएगा, मैं तुम्हें वो बताता हूँ। उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला, तो इसलिए अब पॉइंट्स को सही लिखवाना जरूरी पड़ गया है, क्योंकि मेंस में उस तरीके से आने लग गया है चीजें। पहले वो सिर्फ एडवांस में आती थी।
मेंस के पेपर बहुत आसान आ रहे हैं। आज सुबह का शिफ्ट में बहुत आसान पेपर थे। इवनिंग का मेरे को भी आइडिया नहीं है। सुबह वाला शिफ्ट आज बहुत आसान था। करो, ये नोट करो, आगे करते हैं। जो ज्योतिका ने मुझे डाउट्स भेजे थे वो तुम्हारे डाउट हैं या कैसे हैं? फिर मैं तुम्हें समझाऊं या कैसे? क्योंकि ज्योतिका को मैं दोपहर को समझाना भूल गया। अब पता नहीं। नहीं सर, मेरे क्वेश्चंस नहीं है। ठीक, चलो पहले ये नोट करो। बाय। चलो थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जाके पहले तुम्हें उस स्टेबिलिटी वाला बताता हूँ जो तुम्हारा डाउट था। सीबीएसई में कुछ गड़बड़ मत करना। सीबीएसई में जैसे मैंने तुम्हें लिखवाया सेम उससे कंसेप्ट से करना, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना कि चीजें कैसे चल रही हैं। आज सुबह जो ये क्वेश्चन था ये था। ठीक, एक क्वेश्चन एक कार्बोकेटाइन 3 डिग्री में था। स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा था 1 2 3 करके। क्या लगता है क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर? नहीं, यहाँ पे CH2CH3 था। यहाँ पे CH2CH3 था, हाँ। कार्बन नंबर सेम थे तीनों में, दो में। यहाँ पे 4 कार्बन थे, 1 2 3। यहाँ पे CH2CH3 था। एंड इस केस में इन्होंने दिया था ऐसा कुछ। अब बताओ। 1 2 3 स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा? ये बॉन्ड कंप्लीट है। H लगेगा, एक ही बॉन्ड कंप्लीट है, H लगा दो। ये लो। क्यों, कैसे? थर्ड डिग्री है। ये तो क्लियर कि 3 डिग्री है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। 1 और 2 का बताओ मैं। उसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप है। 2 अल्काइल ग्रुप्स यहाँ पे हैं साक्षी, ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है। यहाँ पे भी 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, प्लस आई प्लस आई।
इवन कार्बन नंबर भी सेम है, यहाँ पे एक कार्बन इधर है, 3 इधर है, यहाँ पे 2 इधर है, 2 इधर है, 4 कार्बन का तो प्लस सही है। फिर बताओ। हाथ से तो नहीं पता, बट शायद डिस्टेंस की वजह से होगा। अगर डिस्टेंस ऑपरेटिंग की अगर हम बात करते हैं साक्षी, ये दोनों कार्बन सेम डिस्टेंस पे हैं, ये दोनों कार्बन सेम डिस्टेंस पे हैं, ये कार्बन तो फिर उल्टा दूर चला गया, जबकि यहाँ पे पास में है। देखो पहला पहला कार्बन तो इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा कार्बन और दूसरा कार्बन भी इक्वल है, लेकिन तीसरा कार्बन यहाँ बहुत दूर है, यहाँ पे थोड़ा सा पास है ज्यादा, फिर तो 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, जबकि तुमने आंसर दिया है 3 1 2। देखो होता क्या है, सबसे पहले ये देखना होता है कि कार्बोकटायन एरोमेटिक तो नहीं बन गया, यहाँ पे कोई एरोमेटिक कैरेक्टर तो नहीं आ रहा है, सबसे पहले एरोमेटिक देखा करो। उसके बाद असली में होता है रेजोनेंस, की रेजोनेंस स्टेबलाइज तो नहीं है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस भी नहीं है। मीजोमेरिक, मीजोमेरिक तो बेंजीन में लगता है, यहाँ पे कोई बेंजीन नहीं था। ये असली ऑर्डर है जो अब लिखवा रहा हूं। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन आता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई सिर्फ कार्बोकटायन में होता है, कार्बोकटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल्स, अनायंस में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता है। हाइपर कॉन्जुगेशन हमने सिर्फ कहां कहां पढ़ा है, कार्बोकटायन और कार्बन फ्री रेडिकल्स में लगता है, और एल्कीन्स में, खैर 3 जगह पे लगता है, एल्कीन्स में भी लगता है, एंड एट लास्ट इट इज इंडक्टिव। ठीक है, ये ऑर्डर होता है। लेकिन सीबीएसई में तुम जितने भी क्वेश्चंस करोगे वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ एल्कीन्स के केस में देखने को मिलेगा, बाकी सब में हम इंडक्टिव से ही आंसर करते हैं। एनसीईआरटी कहते हैं इंडक्टिव ही डोमिनेंट रहे। ठीक, अब यहाँ कोई एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं था, कोई रेजोनेंस, तुम्हारा आंसर एकदम सही है, ठीक है, लेकिन बस उसकी रीजनिंग थोड़ी सी फ्रेम करने वाली है। एरोमेटिक, रेजोनेंस, मिजोमेरिक, इनमें से कुछ भी नहीं था, हाइपर कॉन्जुगेशन पे आना था सीधा सीधा। अल्फा कार्बन के साथ वाले को, कार्बोकटायन के साथ वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा, तो देयर वर 5 अल्फा हाइड्रोजन्स, जबकि यहाँ पे 4 ही अल्फा हाइड्रोजन्स थे, तो फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन सेकंड। क्लियर या नहीं? ये हाइपर कॉन्जुगेशन से हुआ है। हाँ, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन देखो, बेसिकली हमने जो ऑर्डर बनाया है उस ऑर्डर में हमने ये पढ़ा है कि बेंजाइलिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर अलाइलिक, फिर 3 डिग्री। ये ऑर्डर एकदम सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है इन एनी केस, ठीक है, चाहे तुम कोई भी इफेक्ट लगा लो। फिर मिथाइल, हमने यही ऑर्डर बनाया है, लेकिन अगर कोई भी तुम्हारे पास दो 2 डिग्री या दो 1 डिग्री आ जाए, जैसे इस केस में था, दोनों के दोनों 2 डिग्री थी, तब तुम हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर कर सकते हो कि भाई कार्बोकटायन के पड़ोसी को हम अल्फा बोलते हैं, फिर अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। इन केस अल्फा हाइड्रोजन सेम आ जाते हैं, देन गो फॉर इंडक्टिव। क्लियर या नहीं? सर अगर इसमें कार्बन आयन होता तो? कार्बन आयन होता बच्चे तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगता ही ना, फिर इंडक्टिव लगता। जैसे मान लो अगर हमारे पास सेम क्वेश्चन होता, बस नेगेटिव चार्ज के साथ,
तो कार्बन आयन के केस में हमारा कोई हाइपर कॉन्जुगेशन लगता ही नहीं है, तो हम सीधा सीधा क्या चेक करने वाले थे यहाँ पे, इंडक्टिव। तो इंडक्टिव कैसे चेक करते कि भाई ये हमारा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है विच इज इलेक्ट्रॉन रिच, पहले इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, ऊपर से तीन तीन ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन देने में लगे हैं, तो ये काफी अनस्टेबल है। ठीक है, तो 3 वाले को हम डाल देते हैं लास्ट पोजीशन पे कि पहले इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, ऊपर से तीन तीन ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो 3 वाला तो हो जाता है लीस्ट स्टेबल। अब यहाँ पे दोनों साइड दो दो ग्रुप्स हैं, दोनों साइड कितने कितने ग्रुप्स हैं, दो दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, दो दो ग्रुप्स हैं तो दोनों ही 2 डिग्री हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस ऑफ, और कार्बन भी चेक करने होते हैं। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है टोटल, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। ठीक है, तो टोटल तो 4 ही कार्बन हैं। कार्बन नंबर ज्यादा होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा होता है, ये मैं पढ़ा है कि मोर इज द नंबर ऑफ कार्बन मोर इज द इंडक्टिव इफेक्ट। तो कार्बन नंबर भी सेम है एज सच, कार्बन नंबर सेम है, तो फिर यहाँ पे आता है डिस्टेंस ऑपरेटिंग वाला पॉइंट। डिस्टेंस ऑपरेटिंग हम कैसे अप्लाई करते हैं कि ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन सेम डिस्टेंस पे है, पड़ोसी पड़ोसी, ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन सेम डिस्टेंस पे है, पड़ोसी पड़ोसी। ठीक, ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन सेम डिस्टेंस पे है, सेकंड एडजेसेंट कार्बन। ठीक है, पड़ोसी का पड़ोसी, ये भी पड़ोसी का पड़ोसी। लेकिन यहाँ पे देखो ये थर्ड एडजेसेंट पे जा रहा है, थर्ड एडजेसेंट मतलब बहुत दूर है। ठीक है, थर्ड एडजेसेंट, जबकि ये वाला कार्बन कहाँ है, सेकंड एडजेसेंट पोजीशन पे। आया समझ या नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये कार्बन ज्यादा पास होता, बेसिकली ऐसे देख लिया करो, नंबर 1 नंबर 2 सेकंड पोजीशन पे, जबकि ये वाला कार्बन 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे जा रहा था। तो ये दूर है, दूर है तो कम इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, लेस प्लस आई। ये पास है तो ज्यादा प्लस आई लगाएगा। तो अगर ये प्लस आई कम लगा रहा है तो मतलब कम डीस्टेबलाइज कर रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी फिर से ज्यादा होती। क्लियर या नहीं? यस सर। इस तरीके से। वैसे ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, यहाँ आ सकता है, आज का टाइम का आया तो कल नाइन भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है तो तुम वहां पे कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है। खैर, नोट करना तो कर सकती हो, फिर हम दोबारा से उसी रिएक्शन पर अपना वापस आते हैं। लिख लिया? ऊपर वाला लिखना है।
नेक्स्ट पेज कह रही थी। मैं तुम्हें कुछ रिएक्शंस दे रहा हूँ। बेसिकली डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन पे वापस आते हैं। सिंपल सा काम है डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन के अंदर। अल्फा कार्बन से हैलोजन बाहर निकाला है एंड बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड बना दिया है। अगर मल्टीपल बीटा हाइड्रोजन्स हैं तो जो एल्कीन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। जो स्टेबल एल्कीन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में वही मेजर रहता है, एक्सेप्शन में अलग से लिखवा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए बस ये याद रखो कि जो स्टेबल, तुमने एल्कीन्स की स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर होगा। ठीक है, मोर स्टेबल मोर मेजर। अच्छा, यहाँ पे हम जो हाइड्रोजन निकाल रहे हैं वो बीटा कार्बन से निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन हम कहां से निकाल रहे हैं? बीटा कार्बन से। इसीलिए हम इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये भी लिख सकती है। इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लियर? यस सर। आगे करते हैं। पहले इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। छोटा सा मैकेनिज्म सिलेबस में है। देखो मैकेनिज्म क्या कहता है। मैकेनिज्म समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल उठा लेते हैं कि अपने पास इथाइल क्लोराइड है। हमें यहां से इसको रिएक्ट कराया KOH अल्कोहलिक के साथ। तो हमें पता है कि एल्कीन बनेगा इथीन एज द मेजर प्रोडक्ट एंड वाटर एंड KX एज बाय प्रोडक्ट्स। तो इसका मैकेनिज्म क्या है समझो। स्टेप नंबर 1, KOH अल्कोहलिक एक बेस है। बेस का काम क्या होता है साक्षी? बेसिकली यहां से जो OH माइनस मिल रहा है वो एक बेस का काम कर रहा है। बेस का काम क्या होता है? व्हाट इज द बेस? सर आप पूछ क्या रहे हो? बेस क्या होता है? बेस, बेस जैसे एसिड होता है, ऐसे ही हमने बेस की डेफिनेशंस पढ़ी हैं। बेस की क्या क्या डेफिनेशंस हैं? OH माइनस। जो OH माइनस दे। और कुछ दूसरी डेफिनेशन क्या थी? देखो पहली डेफिनेशन थी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो OH माइनस देता है वो आर्हीनियस बेस था, इक्विलिब्रियम में किया था। दूसरी डेफिनेशन थी बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो H प्लस गेन करता है। याद आया या नहीं? यस सर। तो ये H प्लस कौन सा बाहर निकालता है? देखो हमें इस हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। प्रोडक्ट को याद रखो, मैकेनिज्म अपने आप फ्रेम हो जाता है। हमें इस हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। ठीक है, और अपने पास OH माइनस है जो एक बेस का काम कर रहा है। बेस क्या होता है? H प्लस गेनर। बेस क्या होता है? H प्लस गेनर। तो इस डेफिनेशन से हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि हमें यहां से H प्लस को बाहर निकालना है। अगर H प्लस को बाहर निकालना है तो हम इस तरीके की क्लीवेज कर देते हैं। इस तरीके की क्लीवेज कर देते हैं। कोई डाउट? नो सर। इसको ना पहले अलग से समझ लेते हैं। असली में ये रिएक्शन ऐसे नहीं दिखानी है तुम्हें, पेपर में कुछ और तरीके से दिखानी है। तो देखो हम अपने समझने के लिए एक अलग से इसको फ्रेम आउट कर लेते हैं। हमें पता है कि OH माइनस H प्लस को बाहर लेके जाएगा। तो पहले ऐसा कुछ हुआ होगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया आ गया एंड इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया होगा।
और जो OH माइनस है वो H प्लस को गेन कर गया। कोई डाउट? सर हम एक चीज में कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करना है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। बेसिकली हमने ये कहा कि OH माइनस एक बेस है। बेस क्या होता है? जो H प्लस गेन कर ले। हमें वाटर चाहिए भी था, तो H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे। कॉन्जुगेट एसिड तो अपने आप ही बन जाएगा। जब बेस एक H प्लस गेन करेगा तो वो क्या बना कर दे देगा? कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर या नहीं? तो देखो, अब ये नेगेटिव, अब हमें पता है कि हमें Cl को भी बाहर निकालना है और यहाँ डबल बॉन्ड भी बनाना है। तो ये नेगेटिव चार्ज आगे गया और यहाँ से Cl को बाहर निकाल दिया। ऐसे ही कुछ हुआ होगा। नेगेटिव चार्ज आगे गया और Cl को बाहर निकाल दिया। देखो, क्योंकि कार्बन पहले से 4 बॉन्ड बना के बैठा है, तो अगर यहाँ से एक नया बॉन्ड आ रहा है तो पुराना बॉन्ड टूट जाए। पुराना बॉन्ड कौन सा टूटेगा? Cl वाला। दोबारा समझते हैं। देखो, KOH अल्कोहलिक एक बेस है, ठीक है। बेस हमें क्या देता है? OH माइनस। OH माइनस एक बेस का काम करने वाला है। बेस क्या होता है? जो H प्लस को गेन करे। अब अगर तुम प्रोडक्ट ध्यान से देखो तो हमें इस हाइड्रोजन को बाहर निकालना था। तो हमें पता है कि इस हाइड्रोजन को बाहर कौन लेके जा रहा है? OH लेके जाएगा। लेकिन OH अगर लेके जाएगा तो H प्लस को लेके जाएगा। तो फिर हमने इस तरीके की क्लीवेज कर दी। यहाँ नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, तो H प्लस को तो ले गया OH माइनस। फिर प्रोडक्ट में हमें पता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड चाहिए और क्लोरीन को भी हटाना है। तो हमने क्या किया? नेगेटिव चार्ज को आगे भेज के यहाँ पे एक बॉन्ड बना दिया। डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना के बैठा था, तो जैसे ही यहाँ नया बॉन्ड बनेगा, एक पुराना बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर या नहीं? मुझे दोबारा बताना। बिल्कुल। देखो, CH2 माइनस था, और यहाँ पे था CH2Cl। हमें पता है कि हमें इन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाना है, तो हमने क्या किया? नेगेटिव चार्ज को यहाँ डाल दिया। क्यों डाला? ताकि यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाए, ताकि यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाए। लेकिन जैसे ही नेगेटिव चार्ज अपना एक बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे। तो कार्बन को अपना पुराना बॉन्ड तोड़ना होगा। तो वो बॉन्ड कौन सा तोड़ता है? Cl वाला। क्योंकि हमें वैसे भी यहाँ पे Cl नहीं चाहिए था प्रोडक्ट के अंदर। क्लियर? यस। लेकिन ये सब अपनी समझ के लिए है। असली में मैकेनिज्म ऐसे नहीं दिखाना है पेपर में। ये तो सिर्फ अपनी समझ के लिए हमने इतना लंबा सा ऐसे बता दिया है, ठीक है। ये सब अपनी समझ के लिए है। पेपर में ये सब शो नहीं करना है। पेपर में कैसे शो करना है अगर पूछ लेते हैं, वैसे इसका मैकेनिज्म पूछेंगे ही। इन केस पूछ लेते हैं तो कैसे करना है वो समझा देता हूँ। पेपर में तुमने क्या लिखना है कि भाई पहला स्टेप क्या था? KOH अल्कोहलिक से OH माइनस आया, जो एक बेस का काम करता है। बेस क्या करेगा? H प्लस को बाहर निकालेगा। देखो, अब कैसे बाहर निकालेगा? ये H को बाहर ले लेगा, अपने साथ ले जाएगा। OH माइनस H को अपने साथ ले जाएगा। फिर इस बॉन्ड को हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस बॉन्ड को हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे और साइमल्टेनियसली क्लोरीन को बाहर निकाल देंगे। दोबारा समझो, OH माइनस एक बेस है। बेस H को बाहर ले जाएगा, H को बाहर ले गया। ये वाला जो बॉन्ड है वो उठा के हमने यहाँ डाल दिया, एक नया बॉन्ड बना दिया। लेकिन जैसे ही कार्बन नया बॉन्ड बनाएगा तो उसको पुराना बॉन्ड तोड़ना होगा, तो क्लोरीन बाहर चला गया। तो असली में ये सिंगल स्टेप में हो जाता है सब कुछ। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अ सिंगल स्टेप। तो K प्लस और Cl माइनस में जुड़ के क्या बना लिया होगा? KCl। क्लियर या नहीं? यस। तो अब पेपर में बस ये 2 स्टेप में दिखाना है। अगर अपने समझने के लिए करना है तो ये पूरा नीचे वाला लिख सकते हैं कि असली में हो कैसे रहा है चीज। नोट कर लो इसे।
ये तो हो गया इसका छोटा सा मैकेनिज्म, सिंपल सा। अब एक रूल लिख देते हैं, सिट्जेफ रूल। सिट्जेफ रूल, जस्ट देखो ध्यान से, अगर अपने पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे मान लो अपने पास ये एल्कीन होता, अल्काइल हैलाइड, एंड इसको हम रिएक्ट करा रहे होते KOH अल्कोहलिक से, ठीक है। तो Br तो यही लगा है, ये अल्फा कार्बन है, इसका पड़ोसी क्या है, बीटा, इसका पड़ोसी क्या है, बीटा। दोनों बीटा कार्बन अलग अलग हैं, तो देयर विल बी टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं अपने पास। एक पॉसिबिलिटी तो क्या है कि भाई जो हाइड्रोजन है वो ये वाला बाहर आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी अपने पास क्या जनरेट होती है कि हम दूसरे वाला हाइड्रोजन बाहर निकालें, ठीक। अब देखो ये डबल बॉन्ड बन गया, यहां पे डबल बॉन्ड के आसपास ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स हैं, ज्यादा अल्काइल ग्रुप है, तो मैं ये कह सकता हूं दिस इज मोर अल्काइलेटेड। जबकि यहां पे डबल बॉन्ड बन गया और इसके आसपास एक ही अल्काइल ग्रुप है, एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो दिस वन इज लेस अल्काइलेटेड। तो रूल क्या कहता है, देखो ये मेजर है हमारा प्रोडक्ट, हमने हमेशा मेजर माइनर देखना है बाय स्टेबिलिटी, ठीक है। हमने हमेशा मेजर माइनर देखना है बाय स्टेबिलिटी। जैसे इसमें अब अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, ज्यादा स्टेबल है, तो इट इज मेजर, लेस हाइड्रोजन माइनर। लेकिन रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि भाई ड्यूरिंग डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ड्यूरिंग डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन of alkyl halides, जब हम डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन करते हैं अल्काइल हैलाइड्स की, that alkene is formed as a major product, that alkene is formed as major product which is more alkylated, which is more alkylated। क्लियर या नहीं? इसमें हमने हाइड्रोकॉन्जुगेशन से क्यों चेक किया? ये तो बच्चे रूल, एक रूल है, उसकी डेफिनेशन समझाने के लिए मैंने तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन नहीं लिखे हैं। हम हमेशा अल्फा हाइड्रोजन से ही करेंगे, लेकिन हम रूल को चेंज नहीं कर सकते। रूल क्या कहता है कि वो प्रोडक्ट मेजर होगा जो ज्यादा अल्काइलेटेड है। एज सच ये रूल सिर्फ सीबीएसई में अप्लाई होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत जगह फेल हो जाता है। तो हम कभी भी हमने अपने मेजर और माइनर प्रोडक्ट को इस रूल से चेक नहीं करेंगे, वी विल ऑलवेज चेक यूजिंग अल्फा हाइड्रोजन। कहने का मतलब भी इसका सेम सही है कि ज्यादा अल्काइलेटेड है तो ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे, ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। एक तरह से ये भी स्टेबिलिटी बताता है, लेकिन ये पूरा डिटेल में नहीं बताता है, तो इसलिए हम इस रूल को सिर्फ एक डेफिनेशन की तरह याद रखने के लिए ये एग्जांपल देंगे। लेकिन जब भी हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हमेशा अल्फा हाइड्रोजन चेक करके, स्टेबिलिटी चेक करके, एल्कीन की, अल्फा हाइड्रोजन नहीं एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करके प्रोडक्ट प्रिडिक्ट किया करेंगे कि कौन सा मेजर होगा एंड कौन सा माइनर रहेगा। क्लियर? Yes, ये सिर्फ एक रूल को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल दे दिया है साथ में, ताकि अगर कुछ पूछ लें कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल, तुम्हें वहां एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि क्या कह रहा है।
सिट्जेफ रूल के चांसेस कम है, मार्कोनिकॉफ रूल पूछेंगे तुमसे पेपर में, मार्कोनिकॉफ भी आगे आएगा तो वो उसके चांसेस ज्यादा है, सिट्जेफ रूल कम पूछा जाता है, ये +2 में पूछा जाता है ज्यादा, सिट्जेफ +2 में पूछते हैं ज्यादातर, मार्कोनिकॉफ +1 में पूछते हैं। करो नोट करो, करते हैं कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। फर्स्ट वाले का एकदम सही आंसर आया है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन था ही नहीं, हाइड्रोजन सिर्फ यहीं पे था, तो प्रोडक्ट यही बना। ठीक, सेकंड वाले के अंदर बच्चे जो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, इसका स्ट्रक्चर जो बनाया है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो होगा, 2 ET ग्रुप्स लगे हैं ना, तो एक हाइड्रोजन होगा तो सही, अभी भी नहीं समझे? देखो CH3 CH2 CHBr, अब ये वाला जो कार्बन है, इसके बाद 2 ET ग्रुप दे रखे हैं, इस कार्बन के साथ 2 ET ग्रुप दे रखे हैं, ET मतलब CH2 CH3 इथाइल ग्रुप्स, ET का मतलब CH2 CH3 2 बार, लेकिन अभी भी इस कार्बन के 3 ही बॉन्ड हुए ना, एक बॉन्ड तो अभी भी है, तो हाइड्रोजन लगा तो होगा यहाँ पे भी। क्लियर या नहीं? यस सर। एंड फिर तुम्हें ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया, ये वाले बीटा से हाइड्रोजन बाहर निकालना था मेजर प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि ये ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्कीन बनता, तो मेजर प्रोडक्ट ये आना था, इसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर? देखो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, 6 अल्फा हाइड्रोजन। थर्ड वाला एकदम सही है, थर्ड वाले में तुमने एकदम सही किया है कि यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के इधर बॉन्ड लगाना है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा आ जाएंगे। फोर्थ वाला ट्राई करते हैं, फोर्थ वाले का आंसर ट्राई करो। कम देखो, समझो साक्षी, यहां से CBSE में नहीं है तीनों केसेस, देखो हेलोजन ये रहा अल्फा कार्बन, तो इसके 2 बीटा कार्बन है, 2 पड़ोसी हैं, 2 बीटा कार्बन है, तो मतलब 2 एल्कीन्स यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक, अब वो 2 एल्कीन्स कौन कौन से पॉसिबल हैं? चलो देखते हैं। बेसिकली ब्रोमीन ने तो बाहर ही चले जाना है, यहां से भी ब्रोमीन ने तो बाहर ही चले जाना है, पॉसिबिलिटी नंबर 1 इज कि हम इस साइड पे डबल बॉन्ड बनाएं, पॉसिबिलिटी नंबर 2 इज हम यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएं। कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है साक्षी? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? Which is more stable? सेकंड। क्यों? क्यों? वाई वाई? बिल्कुल, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। देखो ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल, तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एल्कीन मिल रहा है। दिस इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एल्कीन, तो ये मेजर होगा,
हमने स्टेबिलिटी चेक करनी है, हमने ये नहीं देखना कि अल्फा हाइड्रोजन कम है या ज्यादा है। सीबीएसई में अल्फा जितने भी क्वेश्चन आएंगे सीबीएसई में वो सब अल्फा हाइड्रोजन से बड़े आराम से हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अल्फा हाइड्रोजन से ज्यादा देखना पड़ जाए, क्योंकि हमारा रूल तो ये कहता है ना कि सबसे पहले एरोमेटिक कैरेक्टर देखो स्टेबिलिटी के लिए, फिर रेजोनेंस देखो, उस तरीके से तो हम चल रहे हैं। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज था, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं थी, तो दिस इज मोर स्टेबल। साक्षी मुझे आईयूपीएसी नेम बताओगी दोनों एल्कीन्स के, जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। IUPAC name of both these alkenes. पहले वाले का 1-methyl 1,4-diene Cyclohex. ठीक। yes sir. एंड सेकंड वाला 5-methyl 1,3 cyclohex 1,3-diene। ठीक ठीक ठीक। अब बात करते हैं फ्लोराइड्स की। देखो अगेन ये अल्फा कार्बन है, दिस वन इज अल्फा, ये बीटा है, ये बीटा है। ठीक है, फिर से अपने पास वही दो पॉसिबिलिटीज अराइज हो रही हैं। दो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है कि भाई दो बीटा कार्बन अलग अलग है अपने पास, तो दोनों में से हम किसी से भी हाइड्रोजन बाहर निकाल सकते थे। तो फ्लोरीन ने तो बाहर ही चले जाना है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 इज कि डबल बॉन्ड यहां है, एंड पॉसिबिलिटी नंबर 2 डबल बॉन्ड यहां। ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है साक्षी? Which one is more stable? इतना नहीं, स्टेबिलिटी कंपैरिजन में इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। और इसको रेजोनेंस तो नहीं लगेगी। सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल है, सिंपल है ना, क्योंकि इस पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। और सिडजेफ कौन सा है? ज्यादा स्टेबल वाले को ही हम सिडजेफ बोलते थे। बिल्कुल, तो दिस वन इज सिडजेफ एंड ये वाला है मेजर। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ज्यादा स्टेबल वाले को हम सिडजेफ बोलते थे, कम स्टेबल वाले को हॉफमैन बोलते थे, और हमने कहा था कि इन जनरल सिडजेफ इज मेजर। लेकिन अगर फ्लोराइड्स आ जाते हैं तो हॉफमैन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। फ्लोराइड्स के केस में हॉफमैन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। तो पहली एक्सेप्शन कि फ्लोराइड के केस में एक लेस स्टेबल एल्कीन ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बना के देता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड इतनी आसानी से टूटता नहीं है। बहुत लंबा सा रीजन है, मैं तुम्हें इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो भेज दूंगा, मैंने बनाई हुई है। फिलहाल बस तुम यहाँ पे ये नोट कर लो कि हॉफमैन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन की तरह नोट करो, रीजनिंग में जाने की वैसे भी ज्यादा जरूरत नहीं है। फ्लोराइड जब भी आएगा तो तुम्हें हॉफमैन वाला मेजर बनाना है, मतलब लेस स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर। लास्ट केस में आंसर कैसे कर सकते हो साक्षी?
फ्लोराइड की जगह यहाँ पे कुछ और ले लो, फ्लोराइड रहने दो, ब्रोमाइड ले लो। लास्ट केस में ये बेस है और बहुत बड़ा बेस है, देखो ध्यान से, ये बेस तो है लेकिन बहुत बड़ा है साइज में। देखो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, इसको हम बोलते हैं टर्शियरी। टर्शियरी मतलब 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है, तो ब्यूटॉक्साइड आयन, ये है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन। ये एक बहुत बड़ा बेस है, बल्कि बेस, बल्कि बेस, या इसको हम कहते हैं हिंडर्ड बेस। ठीक है, बहुत बड़ा बेस होने के कारण देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन ये रहा, बीटा कार्बन पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। थोड़ा ध्यान से समझना साक्षी। साक्षी एक बात बताओ, यहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा है या यहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा है? सेकेंड वाले, है ना? तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, मोर क्राउडिंग, मोर क्राउडिंग या हिंड्रेंस कह सकते हैं। ठीक, जबकि यहाँ पे लेस क्राउडिंग है, लेस क्राउड। तो ये साइज में बड़ा होने के कारण ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जा पाएगा। ठीक है, ये साइज में खुद बड़ा है, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जा पाएगा, तो ये हमेशा लेस क्राउडेड कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा। ठीक है, क्योंकि ये खुद ही बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा होने के कारण ये भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना पसंद नहीं करता, तो ये लेस क्राउडेड कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकालेगा। लेस क्राउडेड कौन था, ये, तो यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा एंड प्रोडक्ट जो बनेगा वो यही बनेगा। क्लियर? तो दो एक्सेप्शंस हैं अपने पास, एक फ्लोराइड्स, और फ्लोराइड्स में नॉर्मल बेस यूज किया है तब भी हॉफमैन प्रोडक्ट इज द मेजर, और एक है कि तुमने जो बेस यूज किया वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है तो वो भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना पसंद नहीं करता है एंड लेस क्राउडेड हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। ऊपर वाली ये जो एक्सेप्शन थी, ये एक्सेप्शन नहीं थी, ये तो हमारा एक कंसेप्ट ही है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड तो मेजर। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट सीबीएसई में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कर लो नोट। ऊपर वाला कर लिया था, ये टॉप वाला रेजोनेंस वाला, बाकी दोनों कर लो। ये टॉपिक, प्रोडक्ट बनेगा जरूर, अगर शो करना है तो बनेगा जरूर, बट बहुत कम अमाउंट में, क्योंकि वहां पे जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पे जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो अगेन ये हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है जो मेजर है। तुम यहाँ पे हॉफमैन मेजर नहीं कह सकते, तुम्हें बस ये याद रखना है कि लेस क्राउडेड कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा अगर बल्कि बेस है। कभी भी ऐसे मत याद करो कि सिट्जेफ मेजर है, हॉफमैन मेजर है। ज्यादातर केसेस में हमने स्टेबिलिटी देखनी है, स्टेबिलिटी से देखना है कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर। सिंपल सा फंडा है कि आप स्टेबिलिटी कंपेयर करें एल्कीन्स की एंड ये देख लें कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल होगा दैट विल बी अ मेजर प्रोडक्ट, सिंपल। लेकिन अगर आपके पास
फ्लोराइड्स हैं तो आपने ये देखना है कि जो हॉफमैन वाला है वो मेजर है। फ्लोराइड के केस में हमें लेस स्टेबल हॉफमैन को मेजर बनाना है। एंड अगर आप बल्की बेस यूज कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि कौन सा हाइड्रोजन आपका लेस क्राउडेड जगह पे लगा हुआ है। सिंपल। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे इस पे, फिर अगली रिएक्शन शुरू करेंगे। डन। ठीक, तो अगला एक लास्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल इन दिस रिएक्शन? तुम्हें ये बताना है कि कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। How many different possible products for this reaction? Three products. And major? देखो, एक तो ये पॉसिबल प्रोडक्ट बना होगा कि ऊपर की तरफ से हाइड्रोजन बाहर निकाल ले। बेसिकली ये अल्फा है, यहाँ पे तीन तीन बीटा है। ठीक है, ये भी बीटा होगा, तो देयर विल बी थ्री पॉसिबल प्रोडक्ट्स। एंड जो स्टेबल रहेगा वो ये वाला रहेगा। ठीक है, मेजर रहेगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। एंड एक प्रोडक्ट जो बनता है वो ये जो कम स्टेबल है। क्लियर? ज्यादा स्टेबल क्यों है? ओके, देखो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके आसपास कितने अल्फा कार्बन हैं? ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तीन हाइड्रोजन यहाँ हैं, तीन हाइड्रोजन यहाँ हैं, यहाँ पे दो होंगे, यहाँ पे भी दो होंगे, तो ओवरऑल देयर विल बी टोटल कितने हुए? 10 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। बाकी किसी में 10 तो नहीं बनेंगे, या बन रही हैं?
नहीं समझे। ठीक है, तो ये मेजर रहेगा। कर लो नोट, फिर अगला रिएक्शन शुरू करते हैं। कर लिया नोट? यस सर। अगली रिएक्शन प्रिपरेशन में, ये मतलब प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स बाय preparation of alkenes by dehydration of alcohols. Preparation of alkenes by dehydration of alcohols. देखो साक्षी, ये रिएक्शन क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी एक अल्कोहल दे रखा है क्वेश्चन में, एंड उसको आप रिएक्ट कराते हो विद कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, तो आपके पास एक एल्कीन मिलता है along with water। नाम से क्लियर हो रहा है, D मतलब अगेन रिमूवल, D stands for removal, हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब पानी, रिमूवल ऑफ वाटर। तो अगर आप एक अल्कोहल लेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द रोल प्लेड बाय H2SO4, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वाटर बाहर निकालता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब रिमूव वाटर। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अगेन अपने पास कोई अल्कोहल है छोटा सा, पहले यहाँ पे हेलोजन था, बस अब हेलोजन की जगह क्या है, OH। OH के पड़ोसी को हम बोलेंगे अल्फा, उसके पड़ोसी को क्या बोलेंगे, बीटा। अल्फा से OH बाहर गया, बीटा से H बाहर गया, फिर से डबल बॉन्ड आ गया। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? यस सर। लेकिन इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है एंड सिलेबस में है, तो मैकेनिज्म से शुरुआत करते हैं, तभी इस रिएक्शन में पता चलेगा कि असली में हो क्या रहा है। इसी का मैकेनिज्म स्टडी करते हैं जो ऊपर रिएक्शन लिखी है। देखो, हमेशा एक चीज ना याद रखो, या पहले एक बार H2SO4 से शुरू करते हैं। H2SO4 एक एसिड है, स्टेप नंबर 1 से शुरू करते हैं। H2SO4 एक एसिड है, बीइंग एसिड ये H प्लस रिलीज कर देगा और साथ में मिलेगा HSO4 माइनस। H2SO4 एक एसिड था, एसिड में से H प्लस बाहर आ गया और बाय प्रोडक्ट क्या मिला, HSO4 माइनस। अब सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेनेवर, ये हमेशा याद रखना, ये मतलब मैकेनिज्म में लिखने की जरूरत नहीं है, ये वैसे लिखवा रहा हूं। व्हेनेवर योर रिएक्टेंट
has oxygen and H plus is present. ये हमेशा चलेगा, बहुत सारे मैकेनिज्म्स में काम आता है. Whenever your reactant has oxygen and H plus is present, oxygen will donate its lone pair of electron to H plus. कहने का मतलब क्या है, अब देखो अपने पास था इथेनॉल, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इथेनॉल, और अभी अभी हमने देखा कि हमारे पास रिएक्शन के अंदर क्या है, H प्लस भी है. तो बेसिकली H प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, लोन पेयर पड़े हैं इसके पास. तो ऑक्सीजन फटाफट अपना लोन पेयर किसको दे देगा, H प्लस. क्यों, क्योंकि H प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं. जब ये लोन पेयर दे देगा इसका मतलब ऑक्सीजन बॉन्डिंग कर लेगा किसके साथ, H के साथ. ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग कर ली किसके साथ, H के साथ. जो H था वो ऑक्सीजन के साथ आके लग गया. एक H इसके पास पहले से ही लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ऑक्सीजन खुद बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया. क्लियर या नहीं? Yes, sir. एंड थर्ड स्टेप में अब ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है. सो थर्ड स्टेप की बात करते हैं. स्टेप नंबर 3, ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ देता है और यहां से इलेक्ट्रॉन अपने पास बुला लेता है. तो देखो क्या बना, CH3 CH2. CH2 के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, एंड वाटर बाहर आ गया है, H2O बाहर आ गया. CH3 CH2 के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज. क्लियर, कोई दिक्कत? Yes, sir. अब अगर हम थोड़ा सा अपना प्रोडक्ट को ध्यान से देखें, प्रोडक्ट को देखा करो और मैकेनिज्म अपने आप ध्यान में आ जाता है कि कैसे चल रहा है. हमने OH को तो बाहर निकाल दिया है, अब इस H को बाहर निकालना है. तो हम क्या करते हैं, इस H का जो बॉन्ड है वो यहां डाल देते हैं, जैसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन करते थे लगभग वैसा ही. ये H का बॉन्ड हमने तोड़ के यहां डाल दिया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2. कोई डाउट? और अगर ये पूछे कोई कि H प्लस बाहर कैसे गया, तो उसका आंसर क्या है, ये वैसे डिटेल में चला जाएगा, कोई पूछेगा नहीं, वैसे समझा रहा हूं. ये एसिड है, तो एसिड से अपने को क्या मिलता है, कॉन्जुगेट बेस. एसिड से क्या मिलता है, कॉन्जुगेट बेस. तो बेस ने इस H प्लस को बाहर निकाला होगा. अगर कभी कोई पूछे कि H प्लस बाहर कैसे गया, तो ये बेस था, बेस ने H प्लस को बाहर निकालने में हेल्प आउट किया होगा. क्लियर? Yes, sir. करो. चलो देखो, पहला पॉइंट क्या कहता है, हमने स्टार्टिंग में H प्लस यूज किया. ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में हमने H प्लस यूज किया इन द रिएक्शन, एंड एंड में वो H प्लस बाहर वापस आ गया. एक बार यूज हुआ लेकिन एंड में वो H प्लस बाहर आ गया. तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि इट इज अ एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन? पहला पॉइंट, दिस इज एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन. एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन. क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट वही होता है जो अनचेंज्ड रहे ड्यूरिंग द रिएक्शन. कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन की स्पीड को कम ज्यादा कर सकता है लेकिन उसकी कॉम्पोजिशन में कोई चेंज ना आए. इनिशियली यूज हुआ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए यूज हुआ, लेकिन एंड में जैसा था वैसा का वैसा ही बाहर आ गया. तो मैं कह सकता हूं कि दिस रिएक्शन इज एसिड कैटलाइज्ड. तभी हम इस रिएक्शन को नाम देते हैं एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स.
इस रिएक्शन को इस नाम से भी जाना जाता है, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। दूसरा, अगर हम ब्रॉडली देखें थोड़ा सा कि अपने पास इनिशियली कार्बोकटाइन बनता है इन दिस रिएक्शन, अगर हम थोड़ा सा जनरलाइज करें इस रिएक्शन को, सबसे पहले OH बाहर निकलता है। OH बाहर निकल के जिस कार्बन से OH लगा है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब इनिशियली कार्बोकटाइन बनता है। इनिशियली क्या बनता है अपने पास, कार्बोकटाइन, फिर कार्बोकटाइन के पड़ोसी वाले कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है। कार्बोकटाइन के पड़ोसी वाले कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ये चीज समझ आई या नहीं? yes, अब क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बोकटाइन बनता है, सिंस कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट, कार्बोकटाइन को मैं CC लिख रहा हूं, इज फॉर्म्ड as reaction intermediate since carbocation is formed as reaction intermediate, hence there is a possibility of rearrangement. Hence there is a possibility of rearrangement. ये rearrangement क्या है वो भी देखते हैं। ये चीज क्लियर या नहीं? yes, दो पॉइंट्स नोट कर लो, फिर rearrangement शुरू करते हैं कि rearrangement है क्या। done. हेडिंग डालो, rearrangement of carbocations. अगेन रीअरेंजमेंट CBSE में नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे स्कूल में करवा देंगे। जब ऑप्टिकल कराया है तो ये भी अभी करा देंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन्स, यह करवा दिया है। नहीं देखा, तुम क्लासेस भी लगाएंगे। कोई बात नहीं, देखा।
रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइंस। देखो बच्चे, रीअरेंजमेंट में होता क्या है, रीअरेंजमेंट तभी पॉसिबल है जब तुम्हें जो कार्बोकेटाइन दिया हुआ है उसका पड़ोसी कार्बन ज्यादा स्टेबल हो। रीअरेंजमेंट तभी पॉसिबल है जब तुम्हें जो कार्बोकेटाइन दिया गया है, जिस कार्बन पे तुम्हें पॉजिटिव चार्ज लगा के दिया गया है, उसके पड़ोसी वाला कार्बन ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, इट इज ओनली पॉसिबल इफ it is only possible if carbon directly attached with given carbocation. It is only possible if carbon attached with given carbocation is more stable. कहने का मतलब क्या है कि भाई मान लो आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए, अब ये गिवन कार्बोकेटाइन है जो कैसा है 1 डिग्री, ठीक है, कैसा है 1 डिग्री। इसका पड़ोसी वाला जो कार्बन है ये कैसा है 2 डिग्री, ज्यादा स्टेबल है। अगर पड़ोसी वाला कार्बन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द कार्बन जो हमें दिया हुआ है, तो रीअरेंजमेंट होगी, इसमें रीअरेंजमेंट 100% होगी। मान लो ये है, अब हमें जो गिवन कार्बोकेटाइन क्या है दिया हुआ है 2 डिग्री। इसका पड़ोसी कार्बोकेटाइन कैसे हैं, पड़ोसी वाले दोनों देख रहे हैं कार्बन 1 डिग्री 3 डिग्री। अगर एक भी ज्यादा स्टेबल है तो रीअरेंजमेंट 100% होगी। क्लियर या नहीं? यस सर। अगर स्टेबिलिटी सेम है या कम स्टेबल है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगी, ये ध्यान रखें। जैसे मान लेते हैं हमें ये दे दिया जाए, अब जो हमें कार्बोकेटाइन दिया है वो कैसा है 2 डिग्री, इसके पड़ोसी कैसे हैं आइदर 1 डिग्री और 2 डिग्री, तब रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं है। ज्यादा स्टेबल होगा तभी रीअरेंजमेंट होगी, अदरवाइज कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी। ये पहला पॉइंट है, नोट करो इसे, फिर देखते हैं कि रीअरेंजमेंट में करना क्या है।
कर लिया ना? Yes, sir. आगे देखो। अब अगर हमें ये पता चल गया है कि रीअरेंजमेंट होगी तो रीअरेंजमेंट कैसे करनी है वो समझते हैं। इफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, अगर रीअरेंजमेंट हो रही होगी, इफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, एक्सचेंज स्मॉलेस्ट ग्रुप या एटम विद पॉजिटिव चार्ज, विद पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब क्या है, समझो इसे। मान लेते हैं साक्षी हमारे पास ये गिवन कार्बोकैटायन है, सबसे छोटा कार्बोकैटायन लेते हैं, ठीक। अब इसमें रीअरेंजमेंट तो होगी क्योंकि ये कार्बोकैटायन कैसा है 1 डिग्री और इसका पड़ोसी कार्बन कैसा है 2 डिग्री, विच इज मोर स्टेबल। तो रीअरेंजमेंट तो हो रही है। अब अगर रीअरेंजमेंट हो रही है तो कैसे करना है? सबसे छोटा ग्रुप देखो इस कार्बन पे क्या लगा है, सबसे छोटा ग्रुप ढूंढो। सबसे छोटा ग्रुप क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन, है ना। सबसे छोटा ग्रुप क्या है? हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर लेते हैं किसके साथ? पॉजिटिव चार्ज के साथ। हम हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर लेते हैं किसके साथ? पॉजिटिव चार्ज के साथ। पॉजिटिव चार्ज यहां लगा दिया, यहां हाइड्रोजन लगा दिया। 2 हाइड्रोजन पहली थे, 1 हाइड्रोजन हमने एक्सचेंज ऑफर में ले लिया। क्लियर या नहीं? सर जो एक कार्बन है वो सी पे लेना है, जो ज्यादा स्टेबल है। कैसे कैसे मतलब? जैसे इसमें हमने कार्बन सेकंड डिग्री से लिया है, इसमें हमने एडजेसेंट देखा है या फिर मोर स्टेबल देखा है? हाँ, एडजेसेंट। एडजेसेंट, अगर एडजेसेंट वाला स्टेबल है तभी रीअरेंजमेंट होगी। ज्यादा दूर नहीं जाना है, सिर्फ एडजेसेंट देखना है, ठीक। जैसे और अगर एडजेसेंट वाला ज्यादा स्टेबल है तो रीअरेंजमेंट होगी। और रीअरेंजमेंट में करना क्या है, जो आपके पास छोटा ग्रुप गिवन है आप उसको शिफ्ट कर दें या एक्सचेंज कर लें पॉजिटिव चार्ज के साथ। एंड इस रिएक्शन को हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसमें कई बार ऐसे भी लिखा होता है 1,2। 1,2 मतलब पड़ोसी पड़ोसी, 1,2 मतलब पड़ोसी पड़ोसी। पड़ोसी पड़ोसी पे हाइड्रोजन का शिफ्ट हुआ। किसका शिफ्ट हुआ? हाइड्रोजन का। लेकिन हाइड्रोजन नेगेटिव फॉर्म में शिफ्ट हुआ है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, ये याद करने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव फॉर्म में शिफ्ट, ये तो वैसे लिखवा दिया कि कहीं पे लिखा हुआ दिख जाए इन केस मेंस वगैरह के पेपर में, तो घबराना नहीं है। तो बेसिकली हमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेके आए ना, पॉजिटिव के लिए हमने H को माइनस फॉर्म में शिफ्ट कर दिया यहाँ। क्लियर या नहीं? जैसे ठीक है। तो हमेशा शिफ्ट नेगेटिव फॉर्म में होता है क्योंकि हमें पॉजिटिव के साथ एक्सचेंज करना है। और पड़ोसी पड़ोसी पे होता है हमेशा, तो 1,2 तो रहेगा ही रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं साक्षी हमें ये कार्बोकैटायन दिया होता, ठीक। क्या ये रीअरेंज करेगा? जैसे बिल्कुल करेगा क्योंकि ये 2 डिग्री है और इसका पड़ोसी कार्बन बहुत ज्यादा स्टेबल है 4 डिग्री। अब इस पे 3 ग्रुप लगे हैं, तीनों के तीनों ही मिथाइल हैं, तीनों का साइज बराबर है। तो हम किसी एक को एक्सचेंज कर देते हैं किसके साथ? पॉजिटिव चार्ज के साथ। किसी एक को एक्सचेंज कर लेते हैं किसके साथ? पॉजिटिव चार्ज के साथ। मैंने ऊपर वाले मिथाइल को शिफ्ट कर दिया है, किसी को भी एक्सचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई दिक्कत नहीं है।
तो पॉजिटिव चार्ज के साथ हमने इसको एक्सचेंज कर लिया। एक्सचेंज कर लिया मतलब मिथाइल को लगा दिया पॉजिटिव चार्ज की जगह एंड पॉजिटिव चार्ज को लगा दिया मिथाइल की जगह। अगेन शिफ्ट तो पड़ोसी पड़ोसी में ही होता है, तो 1,2 ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हें वैसे समझा रहा हूँ। CH मतलब ये जो एरो के ऊपर लिख रहे हैं CH3 माइनस में हमेशा एक्सचेंज होता है। कोई डाउट? नो सर। करो। पता नहीं। ठीक, मैं तुम्हें कुछ कार्बोकेटाइन दे रहा हूँ, तुम इनको रीअरेंज करने की कोशिश करो। ये 3 क्वेश्चंस ट्राई करो इसे। तीनों ट्राई करो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तीन वाले में सोचो, ये सही लग रहा है? ये पीएच क्या होता है साक्षी? पीएच क्या होता है? क्या चीज क्या चीज? फिनोल। फिनोल नहीं बच्चे, बेंजीन। शॉर्ट में बेंजीन को पीएच लिखा जाता है फिनाइल। बेंजीन का जो सब्स्टिट्यूएंट हम फिनाइल बोलते हैं ना, तो शॉर्ट में पीएच लिख दिया जाता है। जैसे मिथाइल के लिए एमई लिखते हैं, इथाइल के लिए ईटी लिखते हैं, बेंजीन के लिए शॉर्ट में पीएच लिखा जाता है। तो जब भी आपके पास पीएच लिखा हुआ दिखे तो समझ जाओ कि वहां बेंजीन है।
और ये बहुत बच्चों को कंफ्यूज कर देती है क्योंकि यहाँ बेंजीन दिख ही नहीं रही। अब बताओ, अब रीअरेंज करके बताओगी कहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी? अगर नहीं वो 3 डिग्री है। कैसे कैसे मतलब? तो राइट साइड है वो 3 डिग्री है एंड जो बेंजीन वाली साइड है वो 2 डिग्री है। लेकिन ये 2 डिग्री के साथ साथ बच्चे बेंजाइलिक भी तो है। बेंजाइलिक इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, या नहीं? तो रीअरेंजमेंट इस साइड होनी थी। यहाँ पे जो सबसे छोटा ग्रुप है वो है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का हम एक्सचेंज कर लेते हैं। तो एक हाइड्रोजन का हमने एक्सचेंज कर लिया, एक अभी भी लगा हुआ है, और एक्सचेंज ऑफर में जो हाइड्रोजन है वो हमने किसको दिया है? पड़ोसी वाले कार्बन को। तो ये बनना था। एंड ऊपर वाला तुम्हारा एकदम सही है, थर्ड वाले में कोई अरेंजमेंट नहीं होगी, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 2 डिग्री है, इसके पड़ोसी भी या तो 2 डिग्री है या 1 डिग्री है, कंपेरेटिवली लेस स्टेबल या मोर स्टेबल नहीं है, एटलीस्ट ये कह सकते हैं। सेकंड वाला नोट कर लो, चेंज कर लो उसे। लास्ट रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन, फिर हम रिएक्शन पे वापस आते हैं। Rearrangement goes on till conditions of rearrangement are possible या are fulfilled। ऐसा नहीं है कि एक ही बार रीअरेंजमेंट होती है, रीअरेंजमेंट 2 बार 3 बार 4 बार जितनी मर्जी बार हो सकती है। जब तक रीअरेंजमेंट की कंडीशंस फुलफिल रहेंगी तब तक रीअरेंजमेंट होती रहेगी। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं कि जंप मार के आगे चले जाना है सीधा। आया आंसर रिएक्शन का, रीअरेंजमेंट का? बिल्कुल सही। तो पहले तो देखो रीअरेंजमेंट होगी कुछ इस तरीके से, CH3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हमने एक्सचेंज कर लिया होगा। अभी भी रीअरेंजमेंट की कंडीशंस फुलफिल्ड है क्योंकि पड़ोसी वाला कार्बन अभी भी ज्यादा स्टेबल है। अगेन रीअरेंजमेंट विल प्रोसीड एंड पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, CH3 यहाँ, एक CH3 को हमने एक्सचेंज कर लिया इस पॉजिटिव चार्ज के जगह। क्लियर? ठीक, अब इस रीअरेंजमेंट को हम रिएक्शन में अप्लाई करते हैं। ये लिख लिया था ना?
देखो रिएक्शन में इसको कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। अपने पास था CH3, मान लेते हैं कोई भी अल्कोहल है, एज्यूमिंग ये अल्कोहल है। हमने क्या कहा कि अगर आप अल्कोहल को कभी भी H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो इनिशियली OH हट के क्या चला जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। इनिशियली OH हटा के क्या लगाना है, पॉजिटिव चार्ज। अब अगर कार्बोकेटाइन बन ही गया है तो चेक दी रीअरेंजमेंट। अगर रीअरेंजमेंट हो रही है तो रीअरेंजमेंट करो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो रही है तो उसके पड़ोसी वाले कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकाल के डबल बॉन्ड बना दो। यहाँ पे दोनों पड़ोसी सेम है तो किसी एक से हाइड्रोजन बाहर निकाल के डबल बॉन्ड बना देते हैं। कोई दिक्कत? लेकिन अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आपको रीअरेंजमेंट करनी होगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये अल्कोहल है एंड वी अगेन रिएक्टेड इट विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इनिशियली OH हट के पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, OH हट के पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। अब यहाँ पे हमने देखा कि भाई ये तो अपना 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, इसका पड़ोसी ज्यादा स्टेबल है, तो हमने फटाफट सबसे छोटे ग्रुप को एक्सचेंज कर दिया पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो सबसे छोटा ग्रुप हमारा हाइड्रोजन था, तो एक्सचेंज कर दिया हाइड्रोजन को। अब देखो ये दोनों पड़ोसी सेम है, ये पड़ोसी सेम है, ये वाला पड़ोसी थोड़ा अलग है। तो कितने एल्कीन्स बन सकते हैं? कितने एल्कीन्स बन सकते हैं साक्षी? 3 नहीं बच्चे, 2। ऊपर वाले 2 कार्बन तो सेम है ना, तो उसी वाले, तो उसमें से तो किसी से भी बाहर निकाल लो। एक ये पॉसिबल एल्कीन है एंड सेकंड पॉसिबल एल्कीन इज दिस वन। कोई भी डाउट? यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकालो चाहे यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकालो, प्रोडक्ट विल बी सेम, उसका IUPAC नेम सेम बनेगा। तो ओनली 2 पॉसिबल एल्कीन्स आर देयर, ठीक है। एंड अब उस एल्कीन का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है फिर से। तो यहाँ पे ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, डबल बॉन्ड को सर्कल कर लिया, अल्फा कार्बन मार्क कर लिए। तो यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन आए? 5 अल्फा कार्बन, ठीक है। फिर हमने यही काम किया नीचे वाले के लिए, डबल बॉन्ड पे सर्कल मार दिया, डबल बॉन्ड के पड़ोसी सब अल्फा। ओवरऑल देयर आर 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये मेजर है। क्लियर है साक्षी या नहीं? करो ना, ये है रिएक्शन बेसिकली हमारी रीअरेंजमेंट के साथ। इसे नोट कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसे ट्राई करते हैं एंड फिर ये रिएक्शन भी ऑलमोस्ट ओवर। हमें इस चैप्टर में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं CBSE के साथ साथ थोड़ा मतलब जो रिएक्शन करवा रहा हूँ वो पूरा डिटेल में करवा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और मैं नहीं चाहूंगा कि हम थोड़ा जल्दी जल्दी में उस रिएक्शन को CBSE लेवल पर कवर करके छोड़ दे जाए। जैसे रीअरेंजमेंट है, ये CBSE में नहीं है,
लेकिन दोबारा से फिर रिएक्शन करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि अभी कवर कर लें। एंड फिर दिमाग में भी उसी हिसाब से रिएक्शन बैठ जाती है कि ऐसे ऐसे करना है, तो याद रहता है। चलिए नोट। Yes, sir. ठीक, इसके प्रोडक्ट्स ट्राई करो साक्षी। करते हैं साक्षी। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? OH remove. OH को रिमूव करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगा दिए। ठीक, उसके बाद चेक करना होता है रीअरेंजमेंट। ये कैसा कार्बोकेटाइन है? 2 डिग्री। इसका पड़ोसी कार्बन चेक करो, ज्यादा स्टेबल है, एक पड़ोसी ज्यादा स्टेबल है। अब अगर ये पड़ोसी ज्यादा स्टेबल है तो इसमें सबसे छोटा ग्रुप कौन सा लगा है? H2. हाँ, CH3। तो CH3 को हम एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे ही हम CH3 को एक्सचेंज करेंगे तो एक्सचेंज का मतलब बस पॉजिटिव चार्ज की जगह CH3 लगा देना है। एंड एक CH3 चला गया तो एक तो अभी बचा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा CH3 की जगह। कोई डाउट? Sir, इसमें छोटे से ये CH2 नहीं है? अच्छा, ठीक 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 ठीक, तुमने ये सोचा CH2। देखो ये CH2 अकेला नहीं है ना, इसके साथ फिर ये भी है, ये जुड़े हुए हैं, ये पूरा बड़ा ग्रुप है। CH2 के साथ CH3 बड़ा ग्रुप है। तो सबसे छोटा क्या है? CH3। पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा ना, ये अकेला नहीं जाएगा। CH2 अकेला नहीं जाएगा, अगर ये गया तो ये इसको साथ लेके जाना पड़ेगा, इसको साथ लेके। ये तो बहुत बड़ा ग्रुप हो गया क्योंकि वो बॉन्डेड है। CH2 अकेला नहीं है, ये इसके साथ बॉन्डेड है, ये इसके साथ बॉन्डेड है। यहाँ पे CH3 अकेला है, ये CH3 अकेला है जो जा सकता है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब कितने एल्कीन्स बनेंगे देखो, अब इसका पड़ोसी देखना है। इसके 3 पड़ोसी हैं, एक ये, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, एक ये और एक ये, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो 3 एल्कीन्स बनेंगे। कितने एल्कीन्स बनेंगे? 3 एल्कीन्स बनेंगे। पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2, एंड पॉसिबिलिटी नंबर 3। क्लियर या नहीं? Yes, sir. सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं। क्लियर साक्षी या नहीं? Yes, sir.
ठीक, इतना ही करते हैं। या एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन मैंने निकाला था, ये घर से ट्राई करना है या अभी करना? अभी कर लो, 2 मिनट लगेंगे, सेम इसी टॉपिक पे है। नियोपेंटाइल अल्कोहल का मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बता देता। नियोपेंटेन क्या होता था साक्षी? नियोपेंटेन होता था, ठीक। अगर हम नियोपेंटेन में से किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन हटा के OH लगा देते हैं तो ये बन जाएगा नियोपेंटाइल अल्कोहल। नियोपेंटाइल अल्कोहल। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, नियोपेंटाइल अल्कोहल इज हीटेड विद एन एसिड and it is converted into a 85:15 mixture of alkene A and P respectively. तुमसे alkenes पूछ रहा है, करोगे ट्राई? बस ये लास्ट ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, आई थिंक सो। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में आज सुबह हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, कल भी केमिकल प्रॉपर्टीज आगे कंटिन्यू करनी है। तो मेरे ख्याल से लास्ट ही है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, या एक और होगा मैक्स एल्कीन्स का प्रिपरेशन।